पहले सिंपल एक टोपोलॉजी चलती है। अगर हमने 4-5 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो कुछ इस तरीके से कनेक्ट करे हैं। अगर एक पहले हमारी जो ट्रांसमिशन मीडिया है पहले कंप्यूटर में आई, यहाँ से निकल के दूसरे में गई, दूसरे से निकल के तीसरे में गई, तीसरे से निकल के चौथे में गई। इस तरह के डिजाइन को, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। बस मतलब इसको लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं। सारे जितने सिस्टम्स हैं एक लाइन से कनेक्टेड हैं। इस तरह की टोपोलॉजी कंप्यूटर्स के लिए ना ही इस्तेमाल होती है आजकल। ठीक है, एक टोपोलॉजी होती है रिंग टोपोलॉजी, जिसमें क्या होता है, रहता तो सारा बस टोपोलॉजी जैसा ही है, लेकिन जो लास्ट सिस्टम होगा वो फिर आके पहले से कनेक्टेड होगा, एक सर्कुलर फॉर्म। दोनों में अंतर क्या है? जो बस टोपोलॉजी हमारी होती थी, ये अगर हमारी बस टोपोलॉजी है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से ऐसे कनेक्टेड है, कोई भी नोड ऐसे कनेक्टेड है, तो अगर कोई ट्रांसमिशन मीडिया ब्रेक होती है, उस कंडीशन में उसके आगे के जितने नोड्स होंगे वो सारे डिसेबल हो जाएंगे, वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो बाकी सारे जो आगे सिस्टम्स हैं वो इसी ट्रांसमिशन मीडिया पे डिपेंड कर रहे हैं या इस ट्रांसमिशन मीडिया पे डिपेंड कर रहे हैं। जबकि रिंग टोपोलॉजी में हमें एक रिडंडेंसी मिल जाती है। रिडंडेंसी का मतलब होता है बैकअप। अगर ये ट्रांसमिशन मीडिया ब्रेक भी हो जाए यहाँ वाली, तो भी सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे। इधर से नहीं डेटा जाएगा, कोई बात नहीं, इधर से चला जाएगा। ठीक है, फिर आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली टोपोलॉजी की बारी आई। इसमें क्या होता है, एक सेंटर में एक स्विच या हब का यूज करते हैं, ठीक है, और उससे बाकी और कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। इस समय सबसे ज्यादा यूज होने वाली यही टोपोलॉजी है। लगभग हर जगह यही टोपोलॉजी चल रही है। होता क्या है, इन केस अगर कोई इसमें ट्रांसमिशन मीडिया ब्रेक हो जाती है तो भी सिर्फ और सिर्फ यही नोड ही डिसेबल होगा, बाकी सारे फंक्शनल होंगे। इन सबको अपनी प्रॉपर बैंडविड्थ मिलेगी, किसी एक ट्रांसमिशन मीडिया पे 2 कंप्यूटर्स का लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका एक डिमेरिट भी है। डिमेरिट ये है, चलो अगर यही खराब हो जाए तो क्या होगा? अगर मान लो ये स्विच या हब जो भी यहाँ पे लगा हुआ है ये खराब हो जाए, तो जितने भी लगे हैं सारे के सारे डिसेबल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही होती है मैश टोपोलॉजी। मैश में जबरदस्त तरह की रिडंडेंसी आपको मिलती है। इसमें कंप्यूटर्स डायरेक्टली तो कनेक्ट होते ही हैं, इनडायरेक्टली भी होते हैं। जहां हमें बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी की जरूरत होती है वहां पे हम मैश टोपोलॉजी का यूज करते हैं। हम यहाँ पे 4 सिस्टम का अगर एग्जांपल लेके चलें फॉर मैश टोपोलॉजी, ये सिस्टम पहले तो रिंग से कनेक्टेड है, समझ लो एक तरह से रिंग टोपोलॉजी से भी कनेक्टेड है, साथ ही साथ डायरेक्टली एक दूसरे से भी कनेक्टेड है, ये ऐसे और ऐसे भी कनेक्टेड है। अगर एक ट्रांसमिशन मीडिया ब्रेक भी हो जाती है तो भी कोई इश्यू नहीं है, यहां से ट्रांसफर होगा। एक और ब्रेक हो जाती है तब भी डेटा ट्रांसफर होगा, एक और ब्रेक हो जाती है तब भी डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो जबरदस्त हम लोगों को रिडंडेंसी मिलती है। लेकिन ऑब्वियसली जब ज्यादा से ज्यादा ट्रांसमिशन मीडिया यूज करेंगे, नेटवर्क की कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी और साथ ही साथ एक्सपेंस भी बढ़ेगा। टोपोलॉजी सभी ने पढ़ी है, मुझे नहीं लगता इसको रिपीट करने की जरूरत होगी, मैंने हल्का सा रिवाइज कर दिया है। आई बिलीव दैट मस्ट बी ओके। सर एक क्वेश्चन सर बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपने सर्कल बताया, सर्कल टोपोलॉजी जो बताया आपने, रिंग टोपोलॉजी, हाँ सॉरी रिंग टोपोलॉजी जो बताया आपने, तो सर आपने कहा कि यदि कहीं पर ब्रेक हो जाती है तो वो तो इंटरकनेक्टेड रहता है तो उस फ्लो से होके चला जाता है। तो सर यहाँ पर क्या शॉर्टेस्ट पाथ का कुछ कॉन्सेप्ट आता है क्या? हाँ बिल्कुल आता है। अगर ट्रांसमिशन मीडिया अवेलेबल है तब तो शॉर्टेस्ट पाथ का एल्गोरिथम लगता है, और शॉर्टेस्ट पाथ लेते हुए जो भी सबसे रिलायबल पाथ होता है, नॉट ओनली द शॉर्टेस्ट, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा देखिए,
दुनिया में हर जगह शॉर्टेस्ट पाथ नहीं चलेगा। शॉर्टेस्ट पाथ डिफॉल्ट तरीका है, लेकिन मान लीजिए हमने शॉर्टेस्ट पाथ लिया, लेकिन वो जो हम मीडिया यूज कर रहे हैं वो उतनी कैपेबल नहीं है, बैंडविड्थ नहीं है, तो कोई और पाथ लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ तो शॉर्टेस्ट पाथ चल ही रहा है, अगर मीडिया अवेलेबल है तो शॉर्टेस्ट पाथ तो चल ही रहा है, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही पाथ से आपका डेटा ट्रेवल कर जाएगा। लेकिन अगर इन केस अगर ट्रांसमिशन मीडिया ब्रेक हो जाती है या कोई इशू आ जाता है, तब वो फिर जो अल्टरनेट पाथ होगा वो अल्टरनेट पाथ लेके वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है फिजिकल टोपोलॉजी का। इन्होंने मैपिंग यहाँ पे करी है, इसमें जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक मेल सर्वर, वेब सर्वर, फाइल सर्वर है, स्विच से कनेक्टेड है, एक इंटरनेट से राउटर कनेक्टेड है, राउटर से ये स्विच कनेक्टेड है, राउटर से एक और इथरनेट स्विच कनेक्टेड है। ठीक है, जो कि अलग अलग क्लासरूम में स्विचेस के थ्रू या हब्स के थ्रू प्रोवाइड करा रहा है। अब लॉजिकल पोर्शन देखते हैं, इसमें सिर्फ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखेगी। ठीक है, यही बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज है, ये आपके वैसे ही क्लासरूम है, क्लासरूम 1, क्लासरूम 2, क्लासरूम 3। ठीक है, एडमिन ग्रुप है, डिपार्टमेंट सर्वर है, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन इसमें आईपी की कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आपको मैप करके बताया गया, नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू मैप करके बताया गया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड लॉजिकल काइंड ऑफ टोपोलॉजीज। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक नेटवर्क का पोर्शन। डे 4, आज हम लोग का डे 4 है, हम लोगों ने डे 4 कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी हमारे पास बहुत टाइम है। वी विल बी स्टार्टिंग द डे 5 एज वेल। तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर एक आपने एंड टू एंड एनक्रिप्शन बताया था। हेलो सॉरी, हाँ बताइए। सर एक आपने एंड टू एंड एनक्रिप्शन बताया था ना पहले, सर उसके बारे में एक बता देते सर आप। जी, एंड टू एंड वापस से बता दूं, मतलब किस तरह की? हाँ जी सर, वो क्लाइंट सर्वर में बताया था ना आपने, पीयर टू पीयर से पहले सर, वहाँ से। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मेरे ख्याल से एक व्हाट्सएप का क्वेश्चन आया था, उस पर मैंने बताया था। ओके सर, एक्चुअली तब मैं थोड़ा गया था ना सर। कोई बात नहीं, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, वही कंटेक्स्ट ही आपको वापस रिपीट कर देता हूँ। कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था अबाउट द एन्क्रिप्शन रिगार्डिंग व्हाट्सएप। ठीक है, तो व्हाट्सएप में क्या होता है, देखो जनरली जब हम कोई वेबसाइट वगैरह ओपन करते हैं तो उसमें ये HTTPS आप देखते हैं, HTTPS। इसमें जब आप HTTPS यूज करते हैं मतलब ये सिक्योर है, आपके सिस्टम से एनक्रिप्ट होके जा रहा है और उसे सर्वर ही डिक्रिप्ट कर पा रहा है। यूट्यूब का जो सर्वर है या कोई भी वेबसाइट है जो भी HTTPS यूज कर रही है, सिर्फ वही सर्वर ही उसको डिक्रिप्ट कर पा रहा है और बीच में उसको कोई समझ नहीं पाएगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एनकोड कर दिया जा रहा है। व्हाट्सएप में क्या होता है, व्हाट्सएप में जब आप अपने किसी फ्रेंड को मैसेज भेजते हैं तो आपने नोटिस किया होगा फ्रेंड का कांटेक्ट वगैरह भी सेव करते हैं, बिना सेव किए नहीं जाता। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, जब आप अपने किसी फ्रेंड को मैसेज भेजते हैं तो लिख के आता है दिस चैट इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय एंड टू एंड एनक्रिप्शन। इसमें क्या होता है कि भले ही वो मैसेज किसी व्हाट्सएप के सर्वर से ही रीडायरेक्ट होकर आपके फ्रेंड तक पहुंच रहा है, लेकिन या तो फ्रेंड आपका उसे डिक्रिप्ट कर सकता है, नहीं तो आप ही उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। बीच में कोई भी तीसरा इंसान उस मैसेज की डिक्रिप्शन नहीं कर सकता। ठीक, क्यों? क्योंकि उसकी एनक्रिप्शन की या तो आपके पास है या तो आपके फ्रेंड के पास है। ये तभी कि ये जनरेट हो गई जब आपने उसका कांटेक्ट सेव किया। बट सर ये की पहुंची है कैसे उसके तक, जैसे मतलब ये सर्वर से ट्रांसफर होके गई। अब दो तरह की कीज होती हैं, देखिए दो तरह की कीज होती हैं और दोनों कीज की मदद से, ये अकेला एक की नहीं करता। ये जो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का जो सिस्टम चलता है वो दो कीज की मदद से होता है। एक होता है प्राइवेट की, एक होता है पब्लिक की। जनरली जो पब्लिक की होता है वो कॉमन टू ऑल होता है,
जो जो आप जिसके पास व्हाट्सएप होगा सबके पास होगा पब्लिक की। प्राइवेट की आपका अपना पर्सनल होता है, आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, आपके फ्रेंड का अलग होगा और किसी का अलग होगा। ठीक है, इन दोनों कीज की मदद से ही कोई मैसेज इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ये दोनों ही चाबी लगेगी तो ही मैसेज खुलेगा। अब आपके फ्रेंड को क्या चाहिए? पब्लिक की तो उसके पास है, उसको चाहिए आपकी प्राइवेट की, ये तो चाहिए ना। यस सर। अब आपकी भी प्राइवेट की अगर उसके पास हो और उसकी पब्लिक की तो है ही है, इन दोनों चाबी उसको मिल गई तभी तो मैसेज डिक्रिप्ट कर पाएगा। वो कब होगा? व्हेन यू सेव हिज कॉन्टैक्ट। उसी कंडीशन में बैक एंड पे की शेयर हो जाती है आपके फ्रेंड के साथ। अब आपके पास भी और आपके फ्रेंड के पास भी वो पर्टिकुलर चाबी दोनों है। ठीक है, दोनों चाबी की मदद से या तो आपका फ्रेंड उसको ओपन कर सकता है या तो आप ओपन कर सकते हैं। कोई तीसरा इंसान, नॉट इवन द व्हाट्सएप सर्वर कैन रीड योर मैसेजेस। ओके सर। ठीक है, कॉन्सेप्ट आ गया सबके समझ में? यस सर, थैंक यू सर। यस सर। ठीक है, ये आपका डे 4 का कंटेंट था। हाँ, मैंने सर्वर रूल्स दिखाने थे ना? यस सर। मैं इस वाले लैपटॉप की मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ, दूसरे वाले की ऑन कर रहा हूँ। विजिबल है? यस सर। यस सर, विजिबल। ठीक है, ये एक दूसरी मशीन है बगल में ही रखी हुई थी। हम लोग ऑफिस में इसे एज अ लोकल सर्वर यूज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है इसमें, विंडोज सर्वर 2012 वर्जन R2 पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मशीन एज ए सर्वर कैसे फंक्शन करती है? इसमें सर्वर का सॉफ्टवेयर आपके पड़ा हुआ है, तभी ये विंडोज सर्वर आता ही आता है प्री इंस्टॉल्ड विद द सर्वर सॉफ्टवेयर। ये सर्वर सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया, यहाँ पे देखिए कई सारे रोल्स आ रहे हैं। ये सारे अलग अलग सर्विसेज हैं जो ये सर्वर मेरा प्रोवाइड कर रहा है इस ऑफिस में लोकली। क्या क्या कर रहा है? ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एक्टिव डायरेक्टरी भी एक चीज होती है, आगे आपको मिलेगा पढ़ने को। मैं हल्का सा वैसे लाइटली आपको बता देता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी क्या है। कोई भी ऐसी ड्राइव अगर आपको नेटवर्क पे एकदम रेडिली सर्व करनी हो, जैसे कि मैंने ये ड्राइव को एक्टिव डायरेक्टरी बनाई हुई है। अब ये ड्राइव ये बेसिकली मैंने किस लिए बनाई हुई है? जो आपने पूछा था ना कि नेटवर्क से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं, किसी ने शायद कल क्वेश्चन पूछा था। यस सर, मैंने पूछा था सर। हाँ, तो नेटवर्क से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए देखिए मैंने विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है और ये एक्टिवली अवेलेबल है मेरे नेटवर्क पे। क्यों? क्योंकि इसको मैंने एक एक्टिव डायरेक्टरी बनाई है। देखिए बूटेबल वाला साइन भी आ रहा है ना? एक एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस है, साथ ही में मैंने इसको एक डीएनएस सर्वर की तरह भी मैं इसको यूज करता हूँ। फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज भी इसमें इनेबल्ड है। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज मतलब मैं लोकली वेबसाइट्स भी होस्ट कर सकता हूँ इस कैंपस में अपने इस लोकल एरिया नेटवर्क पे। साथ ही में विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस भी है। ठीक है, लोकल सर्वर और भी फालतू फालतू इधर उधर के सर्विसेज, इतने सारे तरह तरह के सर्विसेज आपको इसमें मिलते हैं। तो सर्वर मशीन तो एक ही है मेरी, अलग अलग मशीन नहीं है। मशीन तो एक ही है, सॉफ्टवेयर अलग अलग है। जैसे एक्टिव डायरेक्टरी का एक सॉफ्टवेयर है, डीएनएस का सॉफ्टवेयर है, फाइल सर्वर का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और हाँ अमित, मैं आपके कल के एक और क्वेश्चन का आंसर दे दूं। इस तरह के सर्वर को जो WDS सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इस तरह के सर्वर को हम कहते हैं PXE सर्वर।
कभी भी आपसे अगर कोई इंटरव्यू में वाइवा में अगर पूछे कि इज इट पॉसिबल टू डिप्लॉय एनी ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू नेटवर्क, यस दिस इज पॉसिबल एंड विद बिकॉज ऑफ EXE सर्वर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। सर हाँ बताइए। इसमें जैसे आपने अभी बताया था, जैसे ADDS पे आपने एक ड्राइव को शेयर कर दिया एक्टिवली ना, तो सर अभी आपने एक पहले आपने बताया था WDS, जो आपने बताया था कि विंडो डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट सर्वर है ना सर। तो सर ये जैसे मतलब एक्चुअल में तो जैसे हम नेटवर्क पे ये बूट करवाते हैं तो WDS से मतलब बूट करवाते हैं ना सर। इन सब की हेल्प लगती है। ओके सर, ये जो ADDS पे एक्टिव बनाया तो मतलब ये एक्टिव बनाया गया इसको, और WDS क्या करेगा सर फिर इस पे? WDS देखो क्या करेगा, मैं आपको बताऊं। देखो सबसे बहुत अंदर की चीज है, डीप चीज है, मैं इसको ऐड कर दूं। लूप क्रिएट कर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा। जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने काफी रिसर्च की थी इस पे उस टाइम। देखिए, आपका सिस्टम जब बूट हो रहा होता तो कैसे उसको पता कि कहां से उठाना है, कहां से वो बूट वाली फाइल मिलेगी, उसको कैसे पता चलेगा? आपका सिस्टम ब्रॉडकास्ट कर रहा होगा एक रिक्वेस्ट कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे बूट फाइल चाहिए, मुझे विंडोज चाहिए, जो भी चाहिए। जो आप कैसे करते हैं, जब बूट कर रहे होते हैं तो F12 प्रेस करते हैं, जिससे नेटवर्क बूट इनेबल्ड होता है। तो जोर जोर से चीख रहा होता है कि मुझे चाहिए भैया, कहाँ कौन देगा? आप जो ब्रॉडकास्ट करते हैं उसको ये सर्वर लिसन करता है। आपकी बगल वाली मशीन नहीं करेगी क्योंकि उस पर WDS नहीं है, उसके बगल वाली मशीन नहीं करेगी क्योंकि उस पर WDS नहीं है। रिप्लाई कौन करता है? जिसपे ये सर्विस इनेबल्ड। ये सिस्टम अगर नेटवर्क पे लगा हुआ है, नेटवर्क पे उस ब्रॉडकास्ट को, आपकी चीख पुकार को वो सुनेगा और उस पर रिप्लाई करेगा कि हाँ मैं हूं WDS सर्वर, ठीक है, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा। जैसे ही वो जागता है कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा, तो क्या सर्विस प्रोवाइड करूंगा? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है ना, या कोई ना कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है ना। तब आती है एक्टिव डायरेक्टरी की बारी। हाँ, मेरे पास आपकी जो डायरेक्टरी है जहां पे सारा आपका मटेरियल रखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो फिर वो डायरेक्टरी, वो एक्टिव डायरेक्टरी इनेबल होगी। फिर फाइल ट्रांसफर करना शुरू करेगी। दोनों के बीच में हैंड शेकिंग होगी कि हाँ भैया, मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था, मुझे एक बूट वो लाइव चाहिए हुआ था, चलो आपने मेरी बात सुन ली, अब चलो लाओ मुझे दो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम। वो जो भी एक्टिव डायरेक्टरी रहेगी वो फिर शेयर करना शुरू करेगी। फाइल इससे शेयर होना शुरू होगी नेटवर्क से, दोनों के बीच में हैंडशेक हो चुका है। ठीक, अब इस सिस्टम पे, जो आपका सिस्टम है जिसको आपने इंस्टॉलेशन करनी है, वहां पे इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, तो इसको हम ये मान के चले कि जो WDS है वो एक पाथ डिफाइन कर रहा है कि पाथ, बिल्कुल बिल्कुल एक हैंडशेक करा रहा है। हाँ। मतलब एक्चुअली इसके पास कुछ नहीं है, जो है वो ADDS ने शेयर किया हुआ है। जी जी जी, हाँ बिल्कुल। ये और सर इसमें एक कंसेप्ट और भी आएगा कि जैसे मतलब इसको पता कैसे चलेगा कि जब हमने मान लीजिए हमने नेटवर्क में कनेक्ट करवाया, क्योंकि हमारे पास जब विदाउट एनी OS, विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन, हमारे पास जब हमने नए से बूट करवाना उसको, तो उसको पता कैसे, एक तो पहले नेटवर्क का पता कैसे चला है कि किस नेटवर्क से मैंने कैसे ये उठाना है? अच्छा, यही चीज है। आगे जब मैं नेटवर्क एड्रेसिंग पढ़ाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपका सिस्टम बूट होता है, पावर आपने ऑन किया, ठीक है, वो अपनी मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट करता है। जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी उसको भी ब्रॉडकास्ट करेगा। यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट क्या है? आपने F12 प्रेस किया तो वो नेटवर्क बूट की रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और ये ब्रॉडकास्ट होगा सारे सिस्टम पे, जितने सिस्टम आपके लोकल एरिया नेटवर्क पे होंगे उस पे। देखो, अगर नॉर्मल ब्रॉडकास्टिंग होती है, नेटवर्क बूट की नहीं होती है, तो वो ब्रॉडकास्ट करता है कि मेरा मैक एड्रेस ये है, मुझे एक IP चाहिए। तो आपका जो राउटर होता है या DHCP सर्वर होता है वो उसको IP देता है। इस समय आपका सिस्टम क्या मांग रहा होगा? मुझे नेटवर्क बूट चाहिए। ठीक है, तो नेटवर्क बूट की रिक्वेस्ट वो ब्रॉडकास्ट करता है, जो कि
आपका जो नेटवर्क है अगर 200 सिस्टम है तो वो सारे 200 सिस्टम पे वो ब्रॉडकास्ट होगी, ठीक है। लेकिन रिप्लाई कौन करेगा? जिसके पास ये सर्विस देने की कैपेसिटी होगी, ये सर्विस देने का जिसके पास रोल होगा, जिस सिस्टम के पास। अब ये जो सिस्टम है जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसके पास ये चीजें हैं, इनके पास वो सर्विस देने की कैपेसिटी है, तो ये उस पर रिप्लाई किए कि हाँ तुम मुझे ढूंढ रहा हूँ, लेट्स शेक आवर हैंड्स। इन दोनों का हैंडशेक हो गया, ठीक है। उसके बाद कहते हैं अच्छा लाओ अब मैंने इंस्टॉल करना है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये शुरू होते ही फिर आपका एक्टिव डायरेक्टरी शुरू हो जाता है, एक्टिव डायरेक्टरी से डेटा ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। यस सर, ये मैक एड्रेस पर ही उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा क्या? हाँ, लोकल एरिया नेटवर्क पे मैक एड्रेस ही काम करता है, आईपी एड्रेस सिर्फ वो समझ लो फ्रेम हेडर्स के लिए होता है। लोकल एरिया नेटवर्क में हमें आईपी की जरूरत नहीं होती, मतलब डेटा ट्रांसफर करने के लिए आईपी की जरूरत नहीं पड़ती। ओके सर, वही सर मैं देख। हाँ, उसके लिए सिर्फ हाँ, जब भी हम लोकल एरिया नेटवर्क की शेयरिंग की बात करेंगे तो ओनली मैक एड्रेस इज रिक्वायर्ड, नॉट द आईपी एड्रेसेस। लेकिन फिर भी हर सिस्टम को आईपी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि डेटा भेजने के लिए जो फ्रेम बनती है, वो तो अभी डेटा तो कुछ भेज ही नहीं रहा है, तो अभी उसकी जरूरत ही नहीं है, अभी तो खाली ब्रॉडकास्ट करके सर्विसेज ले रहे हैं। यस, डेटा भेजने के लिए जो डेटा की फ्रेम्स बनते हैं, उन फ्रेम हेडर्स में आईपी जरूर पड़ना चाहिए। यस, फिल इन द ब्लैंक्स वाली जगह वहां पे नहीं छूटनी चाहिए। यस सर, ठीक है, खाली लिफाफा नहीं भेज सकते। तो सर ऐसा मान के चले कि जैसे स्टार्टिंग होगी, अगर हमने नेटवर्क बूट करवाना है तो उसको सबसे पहले ये अपने मैक एड्रेस का ब्रॉडकास्ट करेगा, और हाँ, उसके बाद मेरा सिस्टम जो है वो मेरे मैक को ब्रॉडकास्ट करेगा। यस, और उस सर्वर वहां से उसको फैच करेगा कि मैं हूं, और उसके बाद वो WDS का रोल शुरू होगा फिर आगे। तो इसमें कोई आईपी एड्रेस का कोई रोल नहीं आएगा बीच में, है ना? कोई रोल नहीं है। ओके, WDS हाँ, दोनों लेकिन सेम नेटवर्क पे होने चाहिए। ये नहीं कि WDS मेरा कहीं और लगा हुआ है किसी और दुनिया में। यस सर, क्योंकि ये खाली लोकल एरिया नेटवर्क पे ही ब्रॉडकास्ट करेगा। सर जैसे कई बार ये स्टार्टिंग में DHCP करके, मतलब जैसे डायनेमिकली उसको ये करता है आईपी एड्रेस को, तो वो क्यों करता है सर? वो कभी-कभी जैसे हम नेटवर्क को उसको ये करवाते हैं। देखिए, जब यही चीज मैंने आपको बताई कि अगर मेरे सिस्टम को आईपी चाहिए, जैसे मेरा सिस्टम ऑन हो रहा है, विंडोज ऑन होगा, तो ऑब्वियसली आई विल बी रिक्वायर्ड विद एन आईपी एड्रेस। तो आपने मान लिया नेटवर्क बूट पे क्लिक नहीं किया है, आप नॉर्मली आप अपना सिस्टम बूट कर रहे हैं, चलो भाई ऑन करते हैं, मूवी देखते हैं, व्हाटएवर जो भी, उस कंडीशन में आपका सिस्टम अपना मैक ब्रॉडकास्ट करता है कि आई एम रिक्वायर्ड विद एन आईपी एड्रेस। जब क्योंकि आईपी एड्रेस नहीं रहेगा तो नेटवर्क की कनेक्टिविटी बेकार रहेगी। विंडोज में या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में नेटवर्क नहीं चलेगा जब तक आईपी नहीं रहेगी। उस समय वो ब्रॉडकास्ट करता है कि वो चीखता है कि पूरे नेटवर्क पे कि मुझे आईपी चाहिए, मुझे आईपी चाहिए, और वो इसकी ये पुकार, ये वाली रिक्वेस्ट एक दूसरा सर्वर सुनता है, जिस सर्वर को कहते हैं DHCP सर्वर। ठीक है, जैसी रिक्वेस्ट रहेगी उसी के अकॉर्डिंग सर्वर रिप्लाई करते हैं। ओके, रिएक्शन उसी के हिसाब से। हाँ, रिएक्शन वही सर्वर देते हैं। अब इसने ब्रॉडकास्ट किया मुझे आईपी चाहिए, तो आईपी देने वाला सर्वर फिर वहां पे रिप्लाई करता है कि हाँ हम देंगे आईपी, चलो बताओ। यस, ये लो आईपी, ठीक है, जी लो अपनी जिंदगी। हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे नेटवर्क बूट चाहिए, मुझे नेटवर्क बूट चाहिए, तो PHC सर्वर ने रिप्लाई किया। यस सर, ठीक है, यस सर। जैसी रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्ट तो हम सबसे करेंगे। जैसे मैं आया कमरे में, मैंने मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, तो जिसके पास पानी की बोतल होगी वो रिप्लाई करेगा। ठीक है, यस सर, क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक नेटवर्क था। हम आगे चलते हैं नेटवर्क मीडिया एंड डिवाइसेस अगले चैप्टर पे। और किसी को कुछ कोई डिस्कस करना हो डिस्कस कर सकते हैं, नॉट ओनली क्वेरीज, कोई भी बात अगर आपको डिस्कस करनी हो आप कर सकते हैं। माय जनरलाइज्ड क्वेश्चन सर, या प्लीज। at the end of this course what we will learn, what level of networking we will learn? What level of networking? अब देखिए, मैं आपको सिंपल भाषा में अपने कोर्स को ही डिफाइन कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे कि ये एक तरह का नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स है जो कि आपका सिस्को सर्टिफाइड है। ठीक है,
सिलेबसेस में कई सारी चीजें आपको सिस्को की ही मिलती है। इसमें आप एक सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, नेटवर्क इंजीनियर आप हो सकते हैं, ठीक है। हम इसमें कवर करते हैं एकदम बेसिक से जितना एडवांस हो सके, काफी ज्यादा एडवांस, मतलब इतना एडवांस कि आप किसी भी एक कैंपस में बड़े आराम से नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं विद वीलैन, वीटीपी या एफएलएसएम, किसी भी तरह की नेटवर्किंग आप वहां पे इनेबल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो my doubt, sorry for the interruption, is it a course equivalent to the Cisco CCNA? Sorry, pardon? Is this syllabus and contents are similar to the Cisco CCNA? Yeah, exactly. Yeah. Oh, so then it is very affordable training, right? सर ये कोलैबोरेशन है क्या सर सिस्को के साथ? Yes. इस कोर्स ओके जी। Okay, then can we get any voucher examinations for Cisco? Not like that. Not directly for the Cisco, but we will be given an examination for NILET itself. Okay. We will provide you a central government approved certificate of this. Okay. Because I completed already CCNA long back in 2008 itself. So these things are not new for you, I believe. Nah, I need more. Last already 11-12 years is over. So I'm basically concentrating on practical system only. But it is very, my feeling it is very, very affordable. Because in 2008 itself, Cisco CCNA direct Cisco training itself 13,000 rupees. Yeah, around exactly. 3,000 rupees, same content, and you are explaining very nicely. That's very. We are government organization, na Sarvajan Hitaya Sarvajan Sukhaya. आपकी एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी है सर। I have taken training so many government organizations. So even I am also DOE student only. I am DOE A-level candidate. Yeah, that's right. So very nice thing to learn. Thank you. So I am myself refreshing my knowledge, recollecting earlier knowledge and all. Thank you. Thank you so much. Sir, I have one doubt, sir. One question. Please go ahead. Actually, I required the IP configuration, IP fix, and web server regarding a network sharing center. Unknown computer also we can connect to cable, Ethernet cable. We can connect and other works also we can do, sir. The IP configuration. Sorry, I didn't got your question. Sir, generally we need only IP configuration and IP fixing. Whatever. No issues. By this course, you'll be able to create your own network, maybe in VLAN, maybe in FLSM, or any kind of thing. You will be learning switching techniques, VTPs, spanning tree protocols, and everything. And that practical knowledge will be obviously delivered to you. Okay. Soon the practical portion will start, and by tomorrow we will be going through crimping process of the LAN cables. Okay, LAN cable cutting. Yeah. Basically. I'll get you know about the LAN cables. What kind of LAN cables? Tomorrow is the holy day, na? Sorry, exactly. Yes, tomorrow is Saturday. Saturday and Sunday is off, and by Monday we'll be covering the LAN cables. Cross cable also, na sir? Yeah, both. Yeah, both. Straight through and cross, both cables will be shown. और मैं पूरा क्रिम्पिंग प्रोसेस आपको दिखाऊंगा उस दिन, पूरा कैमरा सेटअप करके मैं आपको क्रिम्पिंग करके भी दिखाऊंगा। केबल्स के अंदर की चीजें, क्या क्या चीजें यूज हो सकती हैं, कितने तरह के केबल्स होते हैं, अंदर जो अनशील्डेड जो ट्विस्टेड पेयर होती हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स होती हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रैक्टिकल इसका जो पोर्शन होगा केबल का, केबल के बारे में सबको पता है। देयर आर लॉट ऑफ categories of cable like Cat5 cable, Cat6 cable, Cat6e and Cat7 also. लेकिन जो सबसे मेन पोर्शन होगा फॉर यू पीपल, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन आपने करनी है, तो जो सबसे प्रैक्टिकल पोर्शन होगा दैट विल बी द प्रोसेस ऑफ क्रिम्पिंग। केबल बनाते कैसे हैं, ठीक है। लास्ट में अगर आपके कोर्स में टाइम मिलेगा तो मैं ऑप्टिकल फाइबर्स के लिए भी आपको बता दूंगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ट्विस्टेड पेयर के लिए ही जानना है, ठीक है।
क्रिम्पिंग टूल्स की हेल्प से क्रिम्पिंग करके हम लोग देखेंगे, केबल्स बना के डिफरेंट काइंड ऑफ केबल्स स्ट्रेट थ्रू भी बनाएंगे, क्रॉस पेयर भी बनाएंगे, और उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके भी देखेंगे। यहाँ हमारे लैब में उसको सेटअप करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। May I know your good name, sir? Sorry, I'm asking late. My good name? My name is Siddhant Tripathi. Siddhant Tripathi. Okay. Yeah, exactly. SIDDHANT Siddhant Tripathi. Thank you. Thank you. The 63930 number is mine in the group. I'll also let you know that the practical portion will be covered by Pawan Verma sir himself. Okay. जल्दी जब आपके प्रैक्टिकल पोर्शन जब शुरू होंगे फ्रॉम आई थिंक डे 14, maybe from day 14, Pawan Verma sir will be taking your class for the practical portion. ठीक है सर, एक क्वेश्चन है। बिल्कुल पूछिए सर, मेरे पास मैकबुक है, मैकबुक प्रो, तो इससे प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं आपको मैक से कंपैटिबल सॉफ्टवेयर शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। इट्स नॉट अ बिग डील। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है उसके लिए मैं शेयर कर दूं। जी सर, थैंक यू। आई एम हैविंग 150 Mbps इंटरनेट, कुछ डाउनलोड ही तो करता रहता हूं मैं। ठीक है सर, दैट इज नॉट एन इशू सर। और साथ में जैसे हम अभी जो करेंगे सर, IPv4 पे करेंगे काम कि IPv6 पे करेंगे सर? अभी तो IPv4 पे करेंगे सर। इसका क्या डिफरेंस है? IPv6 का भी मैं इंट्रोडक्शन मतलब आपको मिलेगा बहुत अच्छे से। ओके सर। डिफरेंस क्या है IPv4 में? नहीं सर, वो डिफरेंस नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि मतलब क्या हम अभी बोल रहे हैं कि जैसे फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब कंपनीज IPv6 की तरफ मूव ऑन कर रही हैं सर। मतलब जैसे अभी हमें IPv4 पे कर रहे हैं तो नेचुरली है कि आगे कंपनीज वगैरह तो IPv6 पे मैक्सिमम बंदे को प्रेफर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, नॉट अ बिग डील। व्हाट एक्चुअली इज द डिफरेंस बिटवीन IPv4 and IPv6? IPv4 consists of 32 bits only, okay, and IPv6 consists of 128 bits. Yes sir, yes so sir, yes. The number of systems which is covered by IPv6 is obviously higher than that of IPv4. This only is the difference. और साथ में एक आध और चीजें डिफरेंस हो जाती हैं, लाइक जब बिट्स ज्यादा है we can encourage the security as well. ठीक है, so there is not so big difference between the two. Okay. मतलब इसको ये नहीं मान के चलें कि जैसे मतलब अभी जो आगे जो हम ये करेंगे। ओके सर, वही था, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन था। नॉट एन इशू। अभी राइट नाउ आई कैन शो दैट यहाँ पे मेरे ऑफिस में, हाईलाइट में ऑफिस में वी आर यूजिंग IPv4 फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैं अपना पब्लिक एड्रेस अगर दिखाऊं तो इट इज शोइंग IPv4, ठीक है। लेकिन यही चीज मैं अपने घर पे करता हूँ, चूंकि मैंने अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले गीगा फाइबर का कनेक्शन लिया हुआ है, तो वहाँ पे मुझे IPv6 शो करता है। तो दैट इज एन अपग्रेड टू द IPv4। ओके। नंबर ऑफ होस्ट बहुत ज्यादा होते हैं प्रैक्टिकली। आप अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो अनलिमिटेड हो जाते हैं। ओके सर। एक अंदाजा आपको मैं दे दूं, नंबर ऑफ होस्ट 6, you will be shocked to know 2 to the power 64 कितने होते हैं। यहाँ पे मैंने एक जगह कहीं देखा था, इतने जीरोस होते हैं कि आंखें दुख जाती हैं जीरोस नोट करने में। ये तो 64 बिट है, अभी 128 पे तो ये इतने, ठीक है। हाँ देखो, पलक ने मेंशन कर दिया यहाँ पे। इतना नंबर तो मेरा टेलीफोन नंबर भी नहीं है। ठीक है, तो ये मैं सोच रहा हूँ कि ये नेटवर्क मीडिया एंड डिवाइसेस इसको मंडे को ही शुरू करें। हाँ, डे 5 का कंटेंट डे 5 को ही शुरू करें।
डे 4 तक तो आपको ओके है, चौथा दिन है आपका, आपकी प्रेजेंस अच्छी है, सिर्फ एक दो लोगों की प्रेजेंस थोड़ी सी कम हो रही है क्लास में। अटेंडेंस भी मैं जल्दी शेयर कर दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, वर्चुअल मशीन सर आप कल दिखाने वाले थे, फिर आपने लंच के बाद शायद भूल गए थे। ओके ओके ओके, चलिए वर्चुअल मशीनें दिखा देते हैं आपको। थैंक यू, आपने याद दिलाया। स्क्रीन विजिबल है ना? यस Yes, sir. यस सर। इसके लिए सबसे पहले हमें वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना है। सो नॉर्मल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह वर्चुअल बॉक्स पहले इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि वर्चुअल एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर पाए। जो जो इंस्टॉल करने के बोलो सारे कर दो। स्टार्ट, ओके। ज्यादा टाइम मेरे सिस्टम में नहीं लगता। दिस ऐप कांट रन ऑन दिस डिवाइस। अच्छा, विंडोज 10 कंपैटिबिलिटी इशू होगा।